सभी को नमस्कार। तो आज पुस्तक से पढ़ने से शुरू करने से पहले, है ना, तो आप लोगों का कोई कल की चर्चाओं को लेके या किसी और बात को लेके कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं तो अपना रीडिंग शुरू करेंगे। कल जो हमारी चर्चाएं हुई उसको लेके कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो या कोई शेयरिंग करने का मन हो, कुछ स्पष्ट हुआ हो, तो आपका स्वागत है। ठीक है, तो पुस्तक से शुरू करते हैं। पेज नंबर 'मन है स्वस्थता का स्वरूप', है ना। तो क्रम से रीडिंग करें या मैं रीडिंग करूं? क्रम से करते हैं मेरे ख्याल से सब लोग, है ना। तो कहाँ से दीदी? वहीं से शुरू करते हैं, आप कीजिए। मन स्वस्थता का स्वरूप। भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रियाओं के अध्ययन क्रम में मानव का अध्ययन परिपूर्ण होना आवश्यक है। इस मुद्दे पर विगत से अथक प्रयास भी हुआ है। मानव के संदर्भ में मानवत्व को पहचाने बिना जो अध्ययन किया गया उसमें भौतिक, रासायनिक क्रियाकलाप का अध्ययन भी अधूरा रह गया। उसी प्रकार भौतिक, रासायनिक क्रियाकलापों का जितना भी अध्ययन हुआ उसके आधार पर भी मानव को समझना पूरा नहीं हो सका। दोनों प्रकार से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भौतिक, रासायनिक क्रियाकलाप का सूत्र अभी तक मानव को जितना उपलब्ध है उसके आधार पर मानव का सूत्र और व्याख्या नहीं होता। इसलिए हम मानव पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं पहुँचे। हम सर्वदेश में रहने वाले मानव भौतिक क्रियाकलाप पर विश्वास करते हैं, जबकि मानव के क्रियाकलाप पर विश्वास करना अभी तक बना नहीं। इस समस्या के चलते अभी तक मानव का मानवत्व, मानव का आचरण, मानव की मानसिकता, मानव की प्रकृति पर निश्चयन करना संभव नहीं हुआ। इस घोषणा को प्रकारांतर से भी सभी शासन संस्था, शिक्षण संस्था, धर्म संस्कार संस्था, प्रौद्योगिक संस्था, व्यापार संस्थाएं अनेक प्रकार से कहती ही रहती है। इस थली की रिक्तता ही विकास और जागृति को समझने की आवश्यकता का कारण रही। इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है कि परमाणु ही भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप में भागीदारी करता है। जीवन क्रियाकलाप के मूल में गठनपूर्ण परमाणु का होना स्पष्ट किया जा चुका है। चाहे भौतिक क्रियाकलाप हो, रासायनिक हो या जीवन क्रियाकलाप हो, इन तीनों विधियों की पहचान और विविधता की पहचान, एकता की पहचान, ये उनके आचरण के आधार पर ही हम मानव निर्धारित कर पा रहे हैं। लोहे के आचरणों के आधार पर लोहे की पहचान निर्धारित करते हैं। वैसे ही मिट्टी, पत्थर, धातु, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, चींटी, हाथी, इन सब को उनके आचरणों के आधार पर ही पहचानते हैं और उनके साथ मानव के होने वाले कार्य व्यवहार को भी निर्धारित कर पाते हैं। अस्तित्व में मानव जीवन क्रिया और भौतिक, रासायनिक क्रिया का संयुक्त स्वरूप होना स्पष्ट है। परमाणु गठनपूर्ण स्थिति में जीवन क्रियाकलाप को संपन्न करता है। जीवन ही आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रमाण को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करता है। दीदी, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है, हाँ, रीडिंग में इसको अर्थार्थ करके, है ना, जैसे संकल्प अर्थात ऋतंबरा, ऐसे पढ़ना है। हाँ, 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 ठीक। जीवन ही आशा, विचार, इच्छा, संकल्प अर्थात ऋतंबरा और प्रमाण अर्थात अनुभव को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करता है। इसका परीक्षण हर मानव अपने में और मानव में किया जाना बन पड़ता है। इसलिए मानव में, मानव से, मानव के लिए अध्ययन करने की वस्तु है। मन स्वस्थता को सुख कह सकते हैं। यह समाधान का अनुभव एवं प्रमाण है।
मनस्वस्थता का प्रमाण अर्थात व्यवहार परंपरा में प्रमाण समाधान के रूप में होना पाया गया है। इसी के साथ मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में पहचाना गया है और हर नर नारी इसका अनुभव कर सकते हैं। यह भी पता लगा कि समाधान ही अनुभव में सुख है, सुख का प्रमाण व्यवहार में समाधान है। इस प्रकार समाधान का ध्रुवीकरण हुआ। समाधान जीवन क्रिया का अथवा मनस्वस्थता का अथवा जीवन जागृति का अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन होना स्पष्ट हुआ। मानव स्वस्थता मानव परंपरा के लिए अति अनिवार्य मुद्दा है। मनस्वस्थता पूर्वक मानव लक्ष्य प्रमाणित हो पाता है। मानव लक्ष्य सार्थक होने के क्रम में मानव अपने में व्यवस्थित हो जाता है और व्यवस्था में भागीदारी करता है। एक एक पेज पढ़ते हैं सब लोग। मानव में व्यवस्था अपने आप में रासायनिक भौतिक क्रिया में सीमित न होने का प्रधान कारण मानव में जीवन क्रिया का होना है। जीवन क्रिया का गवाही हर मानव ही है। यद्यपि जीवों में भी जीवन क्रिया होते हैं, परंतु जीवों में जीवन शरीर के अनुरूप कार्य करने में सीमित है, क्योंकि हर जीव वंशानुसंगीय विधि से प्रवृत्ति और कार्यों को प्रमाणित करता ही रहता है। यह संवेदनाओं के अर्थ में सीमित रहना देखा गया है, जबकि मानव में जीवन संज्ञानशीलता अर्थात जानना मानना और संवेदनशीलता अर्थात पहचानना निर्वाह करना दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जीव संसार में केवल संवेदनाएं प्रमाणित हो पाई है, जबकि मानव परंपरा में संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता दोनों प्रमाणित होते हैं और हर जागृत मानव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाओं पर नियंत्रण पाए रहते हैं। यह जागृतिपूर्ण अथवा सहज मानव की मौलिकता है। अतएव संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित, संतुलित और प्रयोजनशील होना ही मानव की मौलिकता है। इस अर्थ में संपूर्ण प्रयोजन संज्ञानीयता का प्रमाण होना पाया जाता है। मानव की परिभाषा मनाकार को साकार करने, मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक है। यह हर मानव में मानव से मानव के लिए स्वीकृत है। मानव स्वस्थ मानस का होना चाहता ही है और मनाकार को साकार करता ही रहता है। इसे सर्वदेश काल में परीक्षण किया जा सकता है। इस ढंग से रासायनिक, भौतिक और जीवन क्रिया का संयुक्त प्रकाशन रूपी मानव अन्य प्रकृति जैसे जीव प्रकृति, वनस्पति प्रकृति और खनिज प्रकृति से भिन्न होना अपने आप में स्पष्ट है। सह अस्तित्ववादी विचार के अनुसार ज्ञान, विवेक, विज्ञान के अनुसार सर्व मानव को मानव लक्ष्य के अर्थ में शिक्षा संस्कार को अपनाना आवश्यक है। इसमें मानवीयतापूर्ण आचरण मानव लक्ष्य के अर्थ में स्पष्ट रहना आवश्यक है, क्योंकि सभी अवस्था में आचरण के आधार पर ही उन अवस्थाओं का लक्ष्य पूर्ण हुआ समझ में आता है। जैसे पदार्थावस्था में संपूर्ण वस्तु परिणाम के आधार पर यथास्थिति रूपी लक्ष्य का आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्राणावस्था और जीवावस्था में भी कार्यरत सभी इकाई उन अवस्थाओं के लक्ष्य के अर्थ में आचरण करती हुई स्पष्ट है। यथा प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि के अर्थ में बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज तक यात्रा करता हुआ देखने को मिलता है। इसी प्रकार पूरा कर लीजिए पहला। इसी प्रकार संपूर्ण जीव संसार अस्तित्व पुष्टि सहित वंशानुसंगीय विधि से जीने की आशा में आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। इतने सुस्पष्ट स्थितियों को देखने के उपरांत यह भी आवश्यक रहा कि मानव का आचरण अस्तित्व, पुष्टि, आशा सहित सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में होना है, जिसके लिए ही मनस्वस्थता प्रमाणित होना स्वाभाविक रही। मानव का आचरण मूल्य, चरित्र, नैतिकता के संयुक्त रूप में स्पष्ट होना पाया जाता है। मौलिकता पूर्वक ही मूल्यों का मूल्यांकन होना पाया जाता है। मानव में संबंधों का निर्वाह, उसकी निरंतरता, उसकी स्वीकृति एक मौलिकता है। इसी अर्थ में संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन परस्पर उभय तृप्ति अथवा परस्पर तृप्ति का होना पाया जाता है। यही मूल्य और मौलिकता का तात्पर्य है।
आचरण का दूसरा भाग चरित्र, जो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में सुस्पष्ट होना पाया जाता है, जिससे मानव का मौलिक चरित्र अथवा सार्वभौम चरित्र सुस्पष्ट हो जाता है। तीसरी विद्या में नैतिकता मानव में धर्मनीति और राज्य अर्थनीति की अपेक्षा और प्रमाण होना पाया जाता है। तीसरी विधा, विधा, हाँ विधा, तीसरी विधा में हाँ। नैतिकता मानव में धर्मनीति और राज्य अर्थनीति की अपेक्षा और प्रमाण होना पाया जाता है। प्रमाण रूप में हर जागरूक नर नारी अपने तन, मन, धन रूपी अर्थ के सुरक्षा सदुपयोग के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इसमें से सुरक्षात्मक विधियाँ राज्यनीति और सदुपयोगात्मक विधियाँ धर्मनीति एवं परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही अर्थनीति के नाम से जानी जाती है। सह अस्तित्ववादी विधि से हर मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने योग्य इकाई है। इसमें मुख्य मुद्दा यही है, स्वयं को स्वयं के लिए रासायनिक, भौतिक एवं जीवन क्रिया के संयुक्त रूप में होने को अध्ययन पूर्वक स्वीकारने की आवश्यकता है। जीवन क्रिया की महिमा और मानव परंपरा में इसकी आवश्यकता ध्यान में रहना अति आवश्यक है, तभी मानव शोध के लिए तत्पर होना पाया जाता है। ऐसी तत्परता जागृति सहज विधि से सर्वशुभ के अर्थ में प्रस्तावित होना होता है, तभी सर्व मानव समाधान पूर्वक व्यक्त होने, समझदारी पूर्वक हर परिवार समाधानित और सुखी होने की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। फलस्वरूप समृद्ध, अभय, सहअस्तित्व प्रभावित होने का सौभाग्य उदय होता है। यही मुख्य बिंदु है। सर्वशुभ का प्रमाण भी यही है, क्योंकि समाधान समृद्धि पूर्वक ही मानव सुख शांति का अनुभव करता है। इसी क्रम में समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक संतोष, आनंद अपने आप में संपूर्ण सार्थक होना पाया जाता है। इस ढंग से मानव लक्ष्य सार्थक होने की स्थिति में जीवन लक्ष्य यानी कि सुख, शांति, संतोष, आनंद सार्थक होता ही है। जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य सार्थक होना ही अध्ययन और अध्यापन की सार्वभौमता है। ऐसे लक्ष्य के साथ मानव परंपरा अपने आप में स्वयं को पहचानने और संपूर्ण मानव को पहचानने का सूत्र और व्याख्या बन जाता है। प्रमाण के रूप में व्याख्या, समझ के रूप में सूत्र होना पाया जाता है। यह नियति सहज विधि से समीचीन रहना पाया जाता है। नियति विधि का तात्पर्य विकास क्रम, विकास जागृति क्रम जागृति सहज प्रमाण परंपरा है। दूसरे विधि से भौतिक रासायनिक रचना, शरीर और जीवन क्रियाकलाप का संयुक्त अभिव्यक्त संप्रेषणा प्रकाशन के रूप में है। मानव लक्ष्य यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहज प्रमाणित करने और उस आधार पर जीवन लक्ष्य यानी मनस्वस्थता प्रमाण ही सुख, शांति, संतोष, आनंद को सार्थक बनाने के अर्थ में मानव शिक्षा संस्कार की आवश्यकता सदा सदा से बनी हुई है। इसकी सफलता ही मानव कुल का सौभाग्य है। आगे बढ़े। मानव कुल और रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप का सार्थक प्रमाण। शिक्षा की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में रासायनिक, भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में ही है। इसमें से इनके अविभाज्य रूप में मानव परंपरा का संपूर्ण क्रियाकलाप, व्यवहार, सोच, विचार, समझ है। समझ के अर्थ में ही हर मानव का अध्ययन करना होता है। समझ अपने में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित होती है। इसी अर्थ में संपूर्ण अध्ययन सार्थक होना पाया जाता है। अस्तित्व में संपूर्ण इकाइयाँ रासायनिक, भौतिक एवं जीवन क्रिया के रूप में परिलक्षित है ही। गठनशील परमाणु से लेकर अणु, अणुरचित पिंड, प्राणकोश, प्राणकोशा, वनस्पति संसार, जीव संसार सभी स्वयं में व्यवस्था में रहते हुए अपने अपने निश्चित आचरण को व्यक्त करते हुए समझ में आते हैं। ऐसे प्रमाण में से ये धरती सबसे बड़ा प्रमाण है। धरती एक व्यवस्था के रूप में काम करती है।
व्यवस्था के रूप में काम करने का प्रमाण ही है, इस धरती पर भौतिक, रासायनिक और जीवन क्रियाकलाप पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था के रूप में प्रकाशित है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी? इस गवाही के आधार पर अर्थात पदार्थ, प्राण, जीवावस्था के निश्चित क्रियाकलाप के अनुसार मानव अपने व्यवस्था में होने का भरोसा कर सकता है। मानव को सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व सहज विधि से स्वयं व्यवस्था रूप में जीने का सूत्र और व्याख्या स्वयं स्फूर्त विधि से समझ आता है। सहअस्तित्ववादी विधि से संपूर्ण मानव को एक अखंड समाज के रूप में पहचानना हो पाता है। अखंड समाज मानसिकता का पूर्ण समझ ही ज्ञान, विज्ञान, विवेक रूप में सार्वभौम व्यवस्था का ताना बाना स्पष्ट हुआ रहता है। ऐसे सर्वशुभ के अर्थ में ही मानव व्यवस्था के रूप में सार्थक होना पाया गया। इसलिए सार्वभौम व्यवस्था संपन्न होना मानव कुल के लिए परम वैभव सूत्र और व्याख्या है। इस प्रकार मानव कुल मानव संचेतना पूर्वक ही अपने में से सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में भागीदारी करने की प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त होना पाया जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि सहअस्तित्ववादी विधि से मानव अपने को पहचानता है। मानव जाति आचरण में धर्म प्रधान है, जीव जातियाँ स्वभाव प्रधान, वनस्पतियाँ गुण प्रधान, पदार्थ रूप प्रधान। मानव धर्म अपने में सुख के आधार पर समाधान प्रमाणित होना आवश्यक हो चुका है। सर्वतोमुखी समाधान पूर्ण शिक्षा संस्कार ही इसके लिए परंपरा और स्रोत है। यही जागृत परंपरा है। ठीक है, तो इस अध्याय में अभी हमने इसका पठन किया, तो कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता? है कुछ? हाँ, ये रहा माइक। भैया इसमें एक जगह आता है कि प्रमाण के रूप में व्याख्या समझ के रूप में सूत्र होना पाया जाता है। तो ये कई बार शब्द पेज नंबर 70। हाँ, सूत्र व्याख्या की हाँ, ये कई बार शब्द आता है और कई बार समझा भी हुआ है, लेकिन आज फिर से ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो ठीक है। तो समझ के रूप में सूत्र है और व्याख्या के रूप में प्रमाण है या जीना है ना, ये बात आती है बार बार। तो ये इसका उदाहरण भी लिया मैंने पहले एक दो बार, है ना, कि जैसे शरीर के लिए का या भोजन का जो प्रयोजन है वो शरीर का पोषण है ना। तो पोषण जो है वो एक सूत्र रूप में बात समझ में आ गई हमें, है ना। तो जो ज्ञान होता है वो सूत्रात्मक है, समझ जो बनती है सूत्रात्मक बनती है हमारी, है ना। जैसे दूसरा उदाहरण ले लें कि मानव मानव परस्परता में न्याय ही उभय तृप्ति का आधार है ना। तो ये सूत्र है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या हम उभय तृप्ति के लिए हम मिलके जो करते हैं, सहकारिता, सहभागिता, सहयोगिता, है ना, ये सब मिलके हम बहुत सारे स्वरूपों में कर सकते हैं, ठीक है। वो फैलाव के रूप में। तो सूत्र एक पॉइंट होता है और उसकी व्याख्या हम अनेकों तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो जीने में समाधान अनेक रहते हैं, ठीक है। जो प्रमाण बोला ना, समाधान भी एक प्रमाण है। तो जीने में समाधान अनेक रहते हैं और समझ के रूप में सूत्र एक रहता है ना। तो हम जैसे हम विश्वास का निर्वाह करेंगे, ये एक सूत्र हो सकता है हमारे अंदर। अब इसकी व्याख्या हम अनेकों विधि से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला सूत्र व्याख्या। सूत्र जीवन में, व्याख्या जीने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने, ज्ञान जो होता है मतलब सार भाग होता है ना, तो एक सूत्र ही होगा वो सार के रूप में, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अनुभव जो है वो ये कैसे, देखिए जब हम अध्ययन करते हैं फैली हुई चीज के सार को पहचानते जा रहे हैं, तो वो ऐसे श्रिंक होता है। करते 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 अनुभव जो है सत्ता में संपृक्त प्रकृति, एक सूत्र है, एक पॉइंट पे आ गया, ठीक है। फिर अब इसकी व्याख्या है, परावर्तन होगा इसका, तो प्रत्यावर्तन में सारा का सारा ऐसे सिमट गया। अब जो इसकी व्याख्या होगी,
है ना। तो आत्मा से अब बुद्धि में थोड़ा फैलेगा, बुद्धि से फिर चित्त में ऐसे फैलेगा, फिर विचारों में, और फिर मन में, और फिर जीने में पूरी व्याख्या। तो ये ऐसे करके ऐसे आर ग्लास की तरह। हाँ, नियम, नियंत्रण, संतुलन, है ना, इसको समझने के लिए सूत्रात्मक विधि है ना। तो नियम तो कह ही सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, और बताइए, स्पष्ट हुआ? हाँ, बताइए, नहीं तो आगे पढ़ते हैं। जी। सभी अवस्था में आचरण के आधार पर ही उन अवस्थाओं का लक्ष्य पूर्ण हुआ समझ में आता है। तो यहाँ जो लक्ष्य दूसरी सारी अवस्था में जो बताया गया है, तो क्या वो उसका धर्म ऐसे समझे कि नहीं, जैसे इसी प्रकार देखिए, इसको हम पैराग्राफ को अगर पढ़ते हैं तो सहअस्तित्ववादी विचार के अनुसार, ज्ञान विवेक विज्ञान के अनुसार सर्व मानव को मानव लक्ष्य के अर्थ में शिक्षा संस्कार को अपनाना आवश्यक है। इसमें मानवीयतापूर्ण आचरण मानव लक्ष्य के अर्थ में स्पष्ट रहना आवश्यक है। तो यहाँ से मानवीयतापूर्ण आचरण की रेफरेंस को ला रहे हैं, है ना, मानव लक्ष्य के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सभी अवस्था में आचरण के आधार पर ही उन अवस्थाओं का लक्ष्य पूर्ण हुआ समझ में आता है। जैसे पदार्थ अवस्था में संपूर्ण वस्तु परिणाम के आधार पर यथास्थिति रूपी लक्ष्य का आचरण करता हुआ देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्राणावस्था और जीवावस्था में भी कार्यरत सभी इकाई उन अवस्थाओं के लक्ष्य के अर्थ में आचरण करती हुई स्पष्ट है। यथा प्राणावस्था अस्तित्व सहित पुष्टि अर्थ में बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज तक यात्रा करते हुए देखने को मिलता है। इसी प्रकार संपूर्ण जीव संसार अस्तित्व पुष्टि सहित वंशानुषंगीय विधि से जीने की आशा में आचरण करता हुआ देखने को मिलता है ना। इस इतने सुस्पष्ट स्थितियों को देखने के उपरांत यह भी आवश्यक रहा कि मानव का आचरण अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में होना है, जिसके लिए ही मन स्वस्थता प्रमाणित होना स्वाभाविक रही, है ना। तो इसके अंदर जो पूरी बात है वो किस बात को कह रहे हैं, जो अवस्थाओं का धर्म है उसको लक्ष्य बताया, ठीक है, और उनका जो आचरण है उस लक्ष्य के अर्थ में बता रहे हैं, है ना। आपको ये कनेक्ट होता है, ये आपको जांचना है कि पदार्थ अवस्था का जैसे अस्तित्व धर्म है ना। तो अस्तित्व धर्म का मतलब है कि कोई भी चीज़ है और बनी रहती है, ये अस्तित्व धर्म का अर्थ होता है, ठीक है। अब है और बने रहने का मतलब उसकी निरंतरता से, है ना। तो अब प्रकृति में हम देखें जैसे पानी है और बना रहता है परंपरा विधि से, है ना। तो वो हमने बात की थी पिछली बार कि एक बारी में जितना पानी आवश्यकता था वो बन गया, पर अब अभी भी कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और टूट रहे हैं, पर उनके बीच में संतुलन होने की बात से एक निश्चित मात्रा में पानी धरती पे हमेशा बना रहता है। तो ये पानी को हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है पानी है और बना रहता है ना। ऐसे ही सभी खनिज, है ना, और इसी निरंतरता की वजह से बाकी व्यवस्था निकल के आती है। तो ये जो क्रियाकलाप है पानी का सारा, उससे उसका बना रहना सुनिश्चित होता रहता है ना। तो पदार्थ अवस्था का आचरण उसके धर्म के अर्थ में यानी उसके लक्ष्य के अर्थ में निरंतर बना हुआ, है ना। ऐसे ही प्राणावस्था को देखिए, तो प्राणावस्था का धर्म क्या है? पुष्टि। तो उसका सारा आचरण आपको पुष्टि के अर्थ में समझ में आता है, सारा क्रियाकलाप, है ना। जीवावस्था का जीने की आशा, ये लक्ष्य या धर्म है, और इसका सारा आचरण आपको उसके धर्म के अर्थ में या लक्ष्य के रूप में समझ में आता है। जीने की आशा का मतलब हमने देखा ही था कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए वो करता रहता है प्रयास, और अपने वंश को बनाए रखने के लिए करता रहता है। इसी रूप में जीने की आशा व्यक्त होती है। तो सारा आचरण इसी अर्थ में समझ में आता है। मानव का लक्ष्य है सुख, मन स्वस्थता। अब इसके अर्थ में उसका आचरण अभी सजा नहीं, है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में वो सुनिश्चित होता है। इसके अर्थ में क्यों नहीं सजा? क्योंकि इसमें मान लिया कि सुख जो होगा अकेले में होगा, एक का होगा, जबकि सुख जो है सहअस्तित्व में है ना। तो ये जो बात है ये मानव ही समझ सकता है।
तो इसमें हमारा संयुक्त आचरण के रूप में सुख होगा, ये हमारे को यही समाधान है ना, यही न्याय है। देखिए न्याय भी परस्परता में है, समाधान भी परस्परता में ही है ना, तो सारा जीना ही परस्परता में है, तो सुख भी परस्परता में है। ये बात पकड़ में आनी जरूरी है। अकेले अकेले में सुख नहीं है। तो समाधान जो या जो कि सुख का प्रमाण है ना, सुख का प्रमाण बताया इसमें अभी। समाधान के जीने में आता है, व्याख्या के रूप में है। तो समाधान होगा जैसे भाई हमारे परिवार व्यवस्था में क्या समाधान होगा कि भाई हमारे घर परिवार में पोषण को हमने सुनिश्चित कर लिया, हमने उसके लिए किसी उत्पादन को सुनिश्चित कर लिया, उसके लिए हमने कुछ शिक्षा को सुनिश्चित कर लिया, उसके लिए हमने कुछ व्यवसाय को सुनिश्चित कर लिया। ऐसे करके जो भी परिवार में क्रियाएं होनी उन सबको सुनिश्चित कर लिया, और इसके अंदर हमारे को सब में संतुष्टि होने लगी कि हमारा ये पूरा हो रहा है, आवश्यकता से अधिक हम पूरा कर पा रहे हैं सब। तो ये समाधान हो गया, है ना। समाधान का मतलब यही तो है कि अब हमारे को किसी भी स्थिति परिस्थिति में क्या है, कैसा है, क्यों है, कब है, कितना है, इसकी स्पष्टता हो गई, है ना। ये सब परस्परता में होता है क्योंकि जीने का स्वरूप है सारा। तो सुख जो है वो परस्परता में होगा, ये हमारे को समझना है कि सुख का प्रमाण परस्परता में ही है ना। ये समझ के जीना, इस अर्थ में भी आचरण समझा नहीं, हमारा सजा नहीं है, इसलिए सारी परेशानी है। अकेले अकेले के सुख में क्या होता है, मैं अपना कर लूंगा, बाकी का होता रहेगा जब होगा। इसमें ना तो मैं सुखी हो पाता ना दूसरे हो पाते हैं, दूसरे के साथ भी यही घटना घट रही है। तो सब अपना अपना कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का भी नहीं हो रहा है, यहाँ फंसे हुए। ठीक है, पढ़िए और बताइए। लक्ष्य और आचरण कैसे जुड़ा है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व से मानवीयतापूर्ण आचरण जुड़ा है। हाँ भाई, 69 ये पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन, इससे सुरक्षात्मक विधियां राज्य नीति में और सदुपयोगात्मक विधियां धर्म नीति एवं परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन ही अर्थनीति के नाम से जानी जाती है। ठीक, दो लास्ट के दो है वो ठीक है। सुरक्षात्मक विधियां जो है वो राजनीति से कैसे जोड़ा? हाँ, तो मानवीयतापूर्ण आचरण की जब चर्चा होती है उसमें मूल्य, नीति और नैतिकता की बात आती है। मूल्य, चरित्र और नैतिकता की बात, सॉरी। तो जो नैतिकता के अंदर जो बात है वह तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा। सदुपयोग को बोला धर्म नीति और सुरक्षा को बोला राज्य नीति, है ना। इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अगर ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल बात है एकदम, मानवीयतापूर्ण आचरण की। है ना। तो इसमें जो पहली बात हमारे को समझनी है कि मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो कौन करेगा? एक समझदार मानव, है ना। समझदार मतलब अनुभव संपन्न, है ना। है ना। अब समझदार मानव जो है मानवीयतापूर्ण आचरण करेगा तो अब वो जिम्मेदारी पूर्वक जीना चाहता है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण जो है जिम्मेदारी पूर्वक जीने का आचरण है। जिम्मेदारी पूर्वक जीना।
ठीक है, ये बात ठीक लगती है? मूल्य जो हैं, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये संबंधों के अर्थ में है। ठीक है, चरित्र जो है इसका कॉन्टेक्स्ट समाज के अर्थ में, नीति जो है इसका कॉन्टेक्स्ट है व्यवस्था। संबंधों में जीना, समाज में जीना और व्यवस्था में जीना, ये तीन कॉन्टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो आचरण के अंदर क्या तीन बातें आती हैं। एक तो हम 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं संबंध, वो मूल्य पूर्वक होना है। दूसरा, हम एक लार्जर सोसाइटी में फंक्शन करते हैं, है ना, 1 to many, है ना, जैसे हम संस्था में आ गए, यहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है ना, तो ये सामाजिक आचरण है हमारा। ठीक है, और तीसरा है एक व्यवस्था में हम जी रहे हैं, तो व्यवस्था में जीते वक्त मतलब हमने कुछ सिस्टम्स बनाए हुए हैं, उसको फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, उसमें क्या नीति रखते हैं, ये सब हमारा एक साथ आगे प्रगति करने का, उन्नति करने का एक हमारा तौर तरीका है ना, इसके लिए व्यवस्था को हमने बनाया हुआ है। तो ये इसके लिए नीति की आवश्यकता पड़ती है ना, ये समझ में आता है तीनों कॉन्टेक्स्ट इनके। एक हमारा जीना है 1 to 1, है ना, अपने परिवार में पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, हमारे जैसे दुकान से सामान लेते हैं उसके साथ, किसी, तो 1 to 1 इंटरेक्शन हो रही है सब जगह पे, रोज होती है ना। तो इधर मूल्य पूर्वक जीना है। ठीक है, फिर समाज में हम एक तरीके की छवि बना के रखते हैं अपनी, है ना, एक प्रकार का आचरण करते रहते हैं। जैसे हम क्लास में आते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, हम स्टाफ रूम में जाते हैं तो बहुत सारे हमारे कोलीग्स होते हैं। ठीक है, हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं। तो इस सब जगह पे हमारी एक इंटरैक्शन रहती है जिससे हमारी एक छवि बनती है। इन तीनों से हमारी आइडेंटिटी बनती है, इस बात को भी ध्यान देने की। मानव की आइडेंटिटी ये 3 विधि से बनती है ना। तो अब ये जो तीनों जगह पे अगर मूल्य नहीं है, मान लीजिए संबंधों का निर्वाह मूल्यों के अभाव में होता है, तो उधर गलती होती है। अगर मूल्यों का अभाव होगा तो क्या होगा? गलती। सामाजिक इंटरैक्शंस में चरित्र विहीन अगर आचरण होगा तो वो अपराध होगा। और व्यवस्था में नीति का अभाव होगा तो वो संघर्ष और युद्ध तक जाएगा। जो मानव जाति 3 रोगों से जो ग्रसित है, गलती, अपराध और युद्ध, उन 3 का कारण ये है कि संबंधों में मूल्यों का अभाव, ये गलती होने का कारण है ना। अन्याय करना गलती है। ठीक है, तो समाज के अंदर चरित्र विहीन विधि से रहना, यानी पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा कार्यक्रम में लगना, ये सब अपराध है। ठीक है, और व्यवस्थागत अगर कार्यक्रम में नीति का अभाव होगा, यानी तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा नहीं हो रहा है, तो उससे पहले संघर्ष आएगा, फिर युद्ध आएगा। क्या होगा? सदुपयोग नहीं होगा तो दुरुपयोग होगा, सुरक्षा नहीं होगी तो बर्बादी होगी चीज़ों की। तो उसमें कोई ना कोई विशेष अधिकार बना लेंगे। जो विशेष अधिकार बना लेंगे वो उनके प्रति द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध होगा। यही चल रहा है ना अभी भी समाज में, चारों तरफ देखते हैं तो, नीति के अभाव में। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट ये है। ठीक है, अब मूल्य क्या है? संबंधों में जिम्मेदारी पूर्वक जीने का आधार। मूल्य क्या चीजें हैं? संबंधों में जिम्मेदारी पूर्वक जीने का आधार मूल्य।
चरित्र क्या है? समाज में जिम्मेदारी पूर्वक जीने का आधार। सदचरित्र के साथ समाज में जिम्मेदारी पूर्वक जिया जा सकता है। ठीक है। नीति क्या है? व्यवस्था में जिम्मेदारी पूर्वक भागीदारी करने का आधार। ठीक है। अब मूल्य के रूप में मानव में अगर एक शब्द में बोले तो न्याय ही मूल्य है ना। न्याय होना है। 1-to-1 इंटरेक्शन में क्या होना है? न्याय होना। फिर न्याय की अगर हम व्याख्या करते हैं तो उसमें 30 मूल्य हमारे को है ना। तो ये सूत्र हो गया, उसकी व्याख्या में जाएंगे तो 30 मूल्य के रूप में मिलते हैं, है ना। 4 हमारे को सबको याद है कौन से 30 मूल्य? नहीं तो लिख देता हूं, बताइए कौन कौन से हैं। यहां से शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आएंगे जीवन मूल्य। सबसे है ना। तो ये क्या है? सुख, यानी 4 है। फिर आते हैं मानव मूल्य। नहीं, मानव मूल्य हैं धीरता, वीरता। मानव स्वभाव ही मानव मूल्य है। उदारता, दया, कृपा और करुणा, है ना। ये हो गए 6। फिर आते हैं व्यवहार मूल्य। जो है 18, है ना, जिसमें से स्थापित मूल्य और शिष्ट। ये 9 करके हैं, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है तो याद होंगे आपको, है ना। फिर आते हैं आपके उत्पादन मूल्य। ये हैं 2, कला और उपयोगिता एवं कला, है ना। ठीक है। तो ये 30 मूल्य हैं। ये हमारे जितना भी 1-to-1 क्रियाकलाप है इसको कवर करते हैं, है ना। आखिरी 2 प्रकृति के साथ जो हमारा क्रियाकलाप है उसके लिए। काम तो हम प्रकृति के साथ करते हैं, पर काम का उद्देश्य जो है, उत्पादन जो है और मानव के लिए है। तो ये समझने की जरूरत है। तो मानव उपयोगी वस्तु का ही उत्पादन करते हैं, है ना। तो अनुपयोगी वस्तु का उत्पादन करना या मानव को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु का उत्पादन करना, यह कोई उत्पादन नहीं है, ना। अभी जैसे हथियार है, हथियार का उत्पादन मानव उपयोगी है? नहीं है। धरती पे इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? वेपन इंडस्ट्री। तो सर्वाधिक मानव सबसे अनुपयोगी काम में लगे हुए हैं। ठीक है। फिर लौट के आते हैं तो न्याय ही मानव में मूल्य है ना। तो न्याय को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी। ठीक है। फिर चरित्र के रूप में क्या है? चरित्र के रूप में स्वधन,
स्वनारी ठीक है। जब न्याय नहीं है, न्याय का भाव को क्या बोला हमने? न्याय का भाव को बोला अन्याय। तो अन्याय किससे कनेक्टेड है? इससे। अन्याय ही गलती है। एक बच्चों के साथ अगर हम व्यवहार कर रहे हैं, उसमें ममता नहीं है, विश्वास नहीं है, स्नेह नहीं है, तो हम गलती कर रहे हैं, है ना। परस्परता में विश्वास नहीं है ना, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, तो हम गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो गलती, अपराध और युद्ध, ये कई बार आती है बात, पर इसका अर्थ क्या है, पकड़ने की जरूरत है ना। समाज में स्वधन नहीं होगा तो क्या होगा? परधन। अगर हमारा उत्पादन स्वधन नहीं है तो परधन है। ये होगा पर नारी, पर पुरुष, और ये होगा पर पीड़ा। ठीक है। ये क्या है? ये सब है अपराध। ठीक है। नीति क्या है? नीति है मन, तन एवं धन रूपी अर्थ का है ना। तो तन मन धन का अगर दुरुपयोग हो रहा है या सुरक्षा नहीं हो रही है, यानी उसका विनाश कर रहे हैं, जंगलों का अभी हम सुरक्षा कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं, है ना। खनिजों का की सुरक्षा हो रही है कि विनाश कर रहे हैं, है ना। तो या तो सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा। और यहाँ पर होगा उसका नाश करना। ये क्या है? ये युद्ध के कारण है। क्योंकि ये चक्र जब चलता है, ये शोषण को क्रिएट करता है। कुछ लोगों के विशेष अधिकार बन जाते हैं इसमें, कुछ के पास कुछ चीज़ें रहती हैं, बाकी सब उससे वंचित होते जाते हैं। इससे एक बड़ी डिवाइड बनती है, जिसको पूरा कर भरने के लिए समय समय पे युद्ध होते हैं। तो मानव इतिहास देखिए आप, इन्हीं के आधार पे युद्ध के लिए देखने को मिलता है ना। सदुपयोग को कहा धर्म नीति, और सुरक्षा को कहा राज्य नीति। ये राजनीति नहीं है, राज्य नीति है। ठीक है। तो धर्म नीति का मतलब है कि हमारे अंदर चीजों को सही इस्तेमाल करने के लिए। सही इस्तेमाल का क्या मतलब होता है? हाँ, ठीक है। तो उदाहरण लेने से समझ में आएगा। जैसे हमने कुछ उत्पादन किया, खेती की मान लीजिए, और हमारे पास अनाज आ गया है, तो हमने कोई मान लीजिए
अरहर की दाल हमने उगा ली, है ना, हमारे पास 50 क्विंटल है ना, यानी 5000 केजी अरहर की दाल आ गई। हमारा 5-10 लोगों का परिवार है, अब ये इतनी दाल तो खा नहीं पाएगा, तो अपने लिए जो दाल हमने रख ली खाने के लिए, है ना, मान लीजिए हमने 1 क्विंटल दाल रख ली, 100 किलो साल में खाएंगे हम 4-5 लोग, है ना। तो ये जिसको हम डायरेक्टली खा रहे हैं, मतलब उसका जो उपयोग है उसको कर रहे हैं, इसको बोलते हैं उपभोग। इसको क्या बोलते हैं? उपभोग। कंज्यूम जो कर रहे हैं हम, जो हमने कोई भी उत्पादित वस्तु को कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं उपभोग। ठीक है, तो उपभोग समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कुछ दाल हमने बेच के बाकी वस्तुएं ले ली एक्सचेंज में, कपड़ा भी चाहिए, है ना, ईंधन भी चाहिए, और भी चीज़ों को करना है, तो परिवार की बाकी आवश्यकताओं के लिए हमने इस दाल का प्रयोग कर लिया जो बाकी है। इसको बोलते हैं उपयोग। ये क्या हुआ? तो परिवार की आवश्यकताओं के लिए अब हमने उस वस्तु का प्रयोग कर लिया। ठीक है, इसके बाद भी कुछ बच गया, जितना कपड़ा चाहिए था वो भी हो गया, जितना भोजन चाहिए था, बाकी वस्तुएं वो भी हो गई, है ना, घर में जो भी चीज़ें चाहिए थी सब आ गई। उसके बाद भी मान लो कुछ बच गया, है ना। अभी तो अगर पैसे के टर्म में देखें तो हमारी सैलरी से जितना भी बजट था वो होने के बाद कुछ बच गया, वो उसको क्या बोलते हैं हम? सेविंग। सेविंग को क्या करते हैं हम? बैंक में डालते हैं, है ना, सेविंग को बैंक में डालते हैं। पैसे के साथ जो प्रतीकात्मक मुद्रा उसके साथ तो ये, पर वस्तु के साथ अब क्या करोगे? मान लीजिए आपके पास दाल है, आपने जो खाना था वो खा भी लिया, परिवार की सब आवश्यकता भी पूरी होगी, अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्या होगा? है ना, अगर उसकी सेविंग करेंगे यानी उसको स्टोर में रखेंगे, है ना, पर हमने तो साल भर के लिए रख लिया, अब हम तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम साल भर क्यों रख रहे हैं अपने पास उसे, या क्यों स्टोर कर रहे हैं? तो अगर हम स्टोर करेंगे तो उसको कीड़े और फंगस और ये सब चीजें खाएंगी, चूहे वगैरह, है ना, तो बर्बाद होगी वो, यानी उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो फिर उसका क्या करना है? समाज में जहां उसकी आवश्यकता है वहां पहुंचाना है। ये एक नीति बनती है, ये समझदारी के बाद बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो कि समाज में जहां पे कमी है उधर पहुंचाएंगे, उससे क्या होगा कि ये वस्तु का सदुपयोग हो गया। जहां अभाव था वहां पे अभाव की पूर्ति हो गई। ठीक है, तो किसी की आवश्यकता पूरी हो गई, जिसकी आवश्यकता पूरी हो गई उन सबको अब कोई अपराध करने के लिए आवश्यकता नहीं बची। भाई रोटी की चोरी कौन करता है? भूखा आदमी करता है। ये समझ में आता है ना? अगर उसका पेट भरा हो तो रोटी की तो चोरी नहीं करेगा। ये समझ में आता है? जो बहुत सारे लोग हैं जो अपराध में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि शोषण इतना है कि अपने सही तौर तरीके से पेट नहीं भर रहे, तो फिर छीनना झपटी करके पेट भरते हैं, है ना। तो वो वाले अपराध तो खत्म हो जाएंगे। तो सदुपयोग करने से क्या होता है? तो वस्तुओं का एक तो जितना उत्पादन में श्रम लगा उसका सही यूटिलाइजेशन होता जा रहा है, इसलिए इसको सदुपयोग कह रहे हैं हम। तो सारा श्रम जो लगा है वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग होता जा रहा है, सदुपयोग होता जा रहा है। तो दूसरा इसका जो वो आता है, रिजल्ट आता है, वो ये है कि ऐसा करने से सुरक्षा भी मिलती है ना। देखिए इसका बहुत सामान्य से एग्जांपल, हमारे घर में कोई मेड आती है काम करने के लिए, है ना, खाना बनाती है। अब उसको खाना जो बनाती है उसको खाने के लिए मिले उसमें से, है ना, और एक स्थिति है उसको खाने के लिए ना मिले, वो उसके लिए अलग खाना हो, कैसा रहेगा? ऐसा भी होता है ना घरों में कि सर्वेंट्स का खाना अलग होगा और खाना बनाने वाले घर के लिए, परिवार के लिए अलग बनाएंगे। तो क्या होता है उसमें से? फिर वो चुपके से लेते हैं, कुछ करते हैं, पर उसको वही खाना मिलना है अगर, और वो भी पेट भर मिलना है, तो उसको वो सब गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हम वातावरण बना रहे हैं, अपने ही वातावरण को हम पुष्ट कर रहे हैं सदुपयोग करके चीज़ों का, है ना।
तो ये जो है इसी का नाम धर्म नीति है। ये देखिए, हम अपना पेट काट के नहीं बांट रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके आवश्यकता से जो अधिक है उसका एक भाग को हम शेयर कर रहे हैं। ये धार्मिक काम हुआ कि नहीं हुआ? ये समाज को पुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसको बोल रहे हैं धर्म नीति। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इतनी बात करनी पड़ रही है। किसका? हाँ, भैया का था। हाँ, तो अब आते हैं राज्य नीति। राज्य नीति का क्या मतलब है? वस्तु की सुरक्षा, तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा। तो अब ये सुरक्षा कैसे होगी? तो जैसे हमने वो वस्तु का उत्पादन किया, अरहर दाल है, 1 साल तक के लिए 1 क्विंटल एक दिन में तो नहीं खाएंगे, धीरे धीरे खाई जाएगी। तब तक उसको सेफ रखना होगा चूहों से, कीड़े से, उन सब चीज़ों से। तो एक तो सुरक्षा का स्वरूप ये है कि वस्तु को हम ठीक से मेंटेन करके रखें, है ना? उसके लिए जो भी काम करना है हमारे घरों में होता ही है इसके लिए, है ना? दूसरा है कि भाई जब हमने उसको एक्सचेंज किया दूसरे सामान के लिए तो किसी के पास पहुंचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा उसका, है ना? विनिमय भी होगा। तो विनिमय में, ट्रांसपोर्टेशन में उसकी सुरक्षा रखना, उसमें बर्बाद ना हो। अभी क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से एक जगह से उधर जाने में आपको मालूम है 60-70% बर्बादी होती है इसमें, है ना? तो उसके अंदर सुरक्षा की जरूरत है। अब ये राज्य नीति है कि नहीं है, है ना? और फिर तीसरा क्या है, ये तो 2 हो गई इमीडिएट, और एक है कि फ्यूचर के लिए इंश्योर करना। सुरक्षा का अर्थ ये भी है। तो फ्यूचर के लिए इंश्योर करने के लिए हमने उस अरहर के बीज का संरक्षण भी करना है। ये भी एक राज्य नीति है। ठीक है? तो बीज परंपरा बनी रहे उसकी, हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता बनी रहे, हम लोगों के तन की सुरक्षा के लिए वातावरण में शुद्ध हवा उपलब्ध रहे, शुद्ध जल उपलब्ध रहे, शुद्ध भोजन उपलब्ध रहे। यह सब राज्य नीति में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये सुरक्षात्मक नीति की बात ये है। स्पष्ट हुआ? ठीक है। देखिए, आज भी जो राज्य बने हैं, जो भी स्टेट बनी है, स्टेट जो बनी वो कैसे बनी? अगर आप लोग में से कुछ लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़े हों, है ना, सोशल साइंस में पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं हिस्टोरिकली ऐसा हुआ कि मानव परंपरा में पहले छोटे छोटे कबीलों के रूप में या क्लैंस के रूप में, परिवारों के रूप में रहते थे, कुटुंब के रूप में, और उनके बीच में आपस में अपने पराई की दूरी क्लैन के हिसाब से या कबीले के हिसाब से होती थी। तो जिस गुट में आप रहते हो वो अपना, बाकी पराए, उनमें खूब लड़ाई झगड़ा वो होता था। तो जो हमला कर देते थे तो सब लड़ते थे, है ना? फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो ये गांव बस्ती के रूप में सजने लगी ये जगहें, है ना? और उसमें क्या होने लगा कि उसमें थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर भी होने लगा। भाई कोई चीज़ का उत्पादन कोई करेंगे, कुछ फार्मिंग कर रहा है, कोई मेटल से काम कर रहा है, कोई लकड़ी से काम कर रहा है, कुछ चमड़े से काम कर रहा है। ऐसे करते हुए तो डिवीजन ऑफ लेबर भी आने लगा। ऐसी स्थिति में जब हमले होते तो सब लोग काम छोड़ते थे, फिर लड़ाई करते थे, फिर लड़ाई झगड़ा में जो बचे वो लोग फिर काम में लगते थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसा विचार बना कि ये बहुत एफिशिएंट मैनर नहीं है, तो क्यों ना कुछ लोग ये हमलों से बचने के लिए व्यवस्था कर बनाएं और बाकी लोग अपने काम में लगे रहें, है ना? तो इसमें कुछ अधिकारों को इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमेशा लड़ाई के लिए तैयारी करते रहेंगे। इसके लिए दूसरों, मतलब जो भी उन्हें युद्ध विद्या सीखनी है या उन्हें दूसरों पे जो भी जासूसी करनी है, जो भी करना है, वो सब तो अपने कुल की बात वहाँ से शुरू हुई, है ना? तो इसका संरक्षण करने के लिए ये कुछ लोग रहेंगे और फिर इनके निर्णय ही चलेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नीतियाँ बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये जो नीति बनाने का अधिकार उनको दे रहे हैं, तो अपने अधिकारों को किसी ग्रुप में या राजा में स्थित कर रहे हैं। उनका एक लीडर है जिसको नाम दे दिया राजा। तो राजा को हम अपने अधिकार दे रहे हैं ताकि वो हम लोगों को क्या देगा रिटर्न में? सुरक्षा।